लड़की अपने पति से तलाक होने के बाद वो 4 साल खूब लगन और बुलंद हौसलों के साथ पढ़ाई करती है और सरकारी नौकरी पा लेती है। वह एक सरकारी अफसर बन जाती है। उसका पद था तहसीलदार। वह अपनी तहसील में प्रतिदिन आया जाया करती थी, तो उसकी नज़र एक कुल्फी वाले ठेले पर पड़ती है। तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि जाओ उनसे 2 कुल्फी ले आओ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और कुल्फी खाने का मन भी कर रहा है। ठीक ऐसा रोज ही होने लगा। तहसीलदार लड़की अपने ड्राइवर को भेजती और कुल्फी मंगाती। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की कुल्फी वाले ठेले के पास खुद ही चली जाती है। तो जो कुल्फी बेच रहा होता है उस लड़के को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति मनोज था, जिसने उससे 4 बार पहले तलाक ले लिया था। वो लड़की तो तहसीलदार में अफसर बन गई थी, लेकिन तलाकशुदा पति ऐसे कुल्फी बेचते मिला। फिर उस लड़की ने जो एक्शन लिया, अगर आप भी सुनोगे तो आप भी उस लड़की की प्रशंसा करोगे, कहोगे कि वाह, वो लड़की नहीं बल्कि देवी का अवतार है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार में रहने वाली विशाखा की। क्योंकि विशाखा के पिताजी पढ़े लिखे सरकारी टीचर थे और उनकी बेटी पटना से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी में लगी हुई थी। सभी कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता। विशाखा की 2 बहनें और एक छोटा भाई भी था। तो विशाखा के पिताजी सोचते कि बेटी की उम्र शादी की हो गई है और इस बेटी के बाद एक दूसरी बेटी भी, उसकी भी शादी करनी है और एक बेटा भी, उसकी भी शादी करनी है। तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसी चक्कर में वो विशाखा से राय लेते हैं और विशाखा की शादी करने के लिए लड़के की खोज करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उन्हें शहर मुंगेर में एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाता है, जिसका नाम मनोज था। मनोज अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके पिताजी का अपना खुद का एक अच्छा सा बिजनेस था, काम था, खेती बाड़ी भी ठीक ठाक थी और मनोज पढ़ा लिखा भी अच्छा लड़का था, अच्छा कमा खा रहे थे। विशाखा के पिताजी सोचते हैं कि लड़का अच्छा है, घर परिवार ठीक है, तो वो विशाखा की मौसी से बोलते हैं, जिन्होंने ये रिश्ता बताया था, आप मनोज के घर उनके मम्मी पापा से इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। तो इस पर विशाखा बोल जाती कि पापा, आप सभी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो विशाखा के पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अभी मुझे और शादियां भी करनी है, तुम्हारी शादी की उम्र होगी, तुम शादी कर लो, वो अपनी मजबूरी विशाखा को बताते हैं। और विशाखा भी पढ़ी लिखी एक अच्छी लड़की थी, जो अपने पिताजी की बात को समझ जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद विशाखा अपने पिता की बातों को समझ जाती है और चुपचाप हो जाती है। अब रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं और मनोज को विशाखा बहुत पसंद आती है और विशाखा को भी मनोज अच्छा लड़का लगता है। दोनों के घर वाले उनकी रजामंदी से शादी की तारीख को तय कर देते हैं और कुछ समय बाद ही दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। विशाखा अब दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाती है और दोनों पति पत्नी अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे और अपने एक एक पल का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे थे। क्योंकि मनोज गांव में बहुत रुतबा रहता था, गांव में सबसे अमीर लोग थे, पास पड़ोस वालों से उसकी यारी दोस्ती हमेशा बनी रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर सभी लोग उनसे जलते थे, घृणा करते थे कि क्यों ये इतने मालदार हैं और इनका बेटा भी किसी एब में एब नहीं करता है। फिर मनोज के दोस्त उससे कहते हैं कि यार, शादी के कर ली, पार्टी कब दोगे? तो मनोज कहता है, यार दोस्तों, मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों को पैसे दे दूंगा, अपना पार्टी कर लेना। लेकिन दोस्तों की जिद करने पर वो उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाता है और उस दिन पहली बार शराब का सेवन करता है। उसने सिर्फ अपने दोस्तों के कहने से शराब पी थी, लेकिन अब रोजाना वो थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर देता है और इतना शराब का आदी हो जाता है कि रात को घर लौटता था, शराब के नशे में ही आकर सो जाया करता था। अगर विशाखा उसे समझाने की कोशिश करती थी तो उसका भी विरोध करता था। वो उसे खूब मारता पीटता था। विशाखा को भी लगने लगा था कि मेरा पति अब बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। चूंकि घर का इकलौता लड़का, तो विशाखा की उसकी हरकतें देखकर साफ साफ नजर आ रहा था कि अगर ऐसे ही शराब की लत में लगे हो तो जिंदगी में हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब खत्म हो जाएगा। विशाखा की सासू माँ भी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी बिल्कुल नहीं सुनता, किसी की भी मनोज नहीं सुनता। विशाखा के ससुर जी यानी मनोज के पापा अपने बेटे को हमेशा पक्ष लेते थे, उसकी सराहना करते थे। समय ऐसा ही बीतता गया। अब दिन प्रतिदिन बिजनेस भी घाटा होने लगता है। उनके हाईवे के पास जमीन पड़ी थी, चूंकि जमीन तो और भी काफी सारी थी, लेकिन मनोज अपने
पापा से जिद करके कहता है कि आप ये ज़मीन बेच दीजिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। और ज़मीन बिकने के बाद ये गाड़ी खरीदता है, खूब पैसा ऐसे ऐश आराम में बर्बाद करता है। 8-10 साल रुपया अपने दोस्त 8 लाख बांट देता है दोस्तों। उसके पैसों का मजा पूरा उठा रहे थे। विशाखा उससे कहती कि मैं आपकी धर्मपत्नी, आप कोई भी काम करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि ये मेरे बाप का पैसा है, तेरे बाप का नहीं है, तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया करो। इतनी बात मनोज ने विशाखा से बोल दी। विशाखा को बहुत बुरा लगा। विशाखा लेकिन बातचीत आगे बढ़ जाती है। विशाखा भी सोचती है कि ये गलत संगत में आ गए हैं। इनके पास पड़ोसी झूठे यार दोस्त इन्हें खुद ही बर्बाद करने में तुले हुए हैं, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। मनोज आए दिन विशाखा को नशे की हालत में मार देता था, कि उसे तंग किया करता था। एक दिन झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि विशाखा गुस्से में फैसला कर लेती है कि मुझे अब इनके साथ रहना ही नहीं है। कोई बर्बाद हो या आबाद हो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पापा से बोलते हैं कि पापा, अगर मैं कुछ दिन इस घर में रही तो पागल ही हो जाऊंगी। उसके पापा उसको घर ले आते हैं। घर आने के बाद वो पटना कोर्ट में तलाक के लिए केस दर्ज करा देती है। डिवोर्स की तारीख आती है तो विशाखा जज साहब से कहती है कि अगर ये अपनी सभी गंदी आदतें छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, तो मैं खुशी खुशी इनके साथ ही रह लूंगी। लेकिन मनोज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और तलाक दे देता है, और विशाखा की तलाक के पैसों में भी दे देता है। विशाखा पटना में रहकर उन पैसों को अपनी पढ़ाई में लगा देती है, और उधर मनोज अपनी जिंदगी को ऐसे ही नशे में पूरी तरह बर्बाद कर लेता है। उसके पिता की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। पिता के गुजरने के बाद वो ज़्यादा टूट जाता है और भी ज़्यादा शराब नशे को इस्तेमाल करने लगता है। उनकी सभी ज़मीनों को लोग हड़प लेते हैं और कुछ को वो बहुत कम दामों में बेच देता है। उधर विशाखा 4 सालों तक पढ़ाई में लगी रहती है और बीपीएससी का एग्जाम देती है, यानी बिहार पीसीएससी के पेपर में वो सफलता प्राप्त करती है। विशाखा एक तहसीलदार के रूप में नियुक्ति हो जाती है। कई शहरों में उसकी पोस्टिंग होती है, तो बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटी का फर्ज निभाती है। सभी कुछ अच्छे से चल रहा था। विशाखा और उसकी फैमिली बहुत खुशी थे। उसके पापा कहते भी हैं कि बेटी, तुम्हारे तलाक को 4 साल हो चुके हैं, अब तुम एक तहसीलदार भी बन चुकी हो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो दूसरी शादी करा दी जाए। तो इस पर विशाखा बोलती, पापा अभी नहीं, पहले मैं अपनी बहनों को पढ़ा लूँ, अपने भाई को पढ़ा लूँ, इन सभी को पहले अच्छे से सेटल कर दूँ, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। क्योंकि विशाखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, सभी अपने पिताजी की बात को समझा देती है। इन दोनों बहनों का जीवन खराब हो जाए, इन्हें भी ससुराल में तंग रखा जाए, अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी तो इन्हें अच्छा ससुराल मिल जाएगा। इतनी सुनकर पिताजी भी चुप हो जाते हैं और कि चलो ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो। समय ऐसे ही गुजर रहा था और फिर विशाखा की पोस्टिंग मुंगेर जिले में ही हो जाती है, जहाँ पहले उसका ससुराल हुआ करता था। एक तहसीलदार में वो रोजाना अपनी गाड़ी में बैठकर आया जाया करती थी। तो तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फी का ठेला लगा हुआ था। गर्मियों के दिन से विशाखा का कुल्फी खाने का मन करता था। वो अपने ड्राइवर से कुल्फी मंगवाकर रोजाना कुल्फी खाने लगती है। एक दिन खुद ही कुल्फी लेने पहुंच जाती है। वो कुल्फी वाला कड़कती धूप में खड़ा होकर कुल्फी बेचता था। तो विशाखा उससे कहती है कि आप यहाँ धूप में खड़े होकर कुल्फी क्यों बेचते हो, तहसील के अंदर ही पेड़ की छाया में ठेला लगा लिया करो, यहाँ बाहर बहुत तेज धूप रहती है। तो वो लड़का पहले तो थोड़ा डर जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है मैडम, देखते हैं, लगा लेंगे। चूंकि यह लड़के ने अपने चेहरे को ये कपड़े से ढका रखा था और विशाखा भी मास्क लगाए हुए थे। दोनों को एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, ना आवाज़ों से पहचान पाते हैं, क्योंकि दोनों में से ही किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे एक दूसरे के सामने ऐसे आएंगे। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। वो लड़का तहसील के अंदर ही पेड़ के नीचे ठेला लगाने लगता। विशाखा गाड़ी से आती, उनका ड्राइवर कुल्फी लेता और पैसे दे रहा था। तो विशाखा देखती है आज लड़के ने पेड़ की छाया में अपने चेहरे को ढका हुआ नहीं ढका हुआ था। तो वो उस देखने की कोशिश कर, जैसे ही उस लड़के का चेहरा देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि उस लड़की का तलाकशुदा पति मनोज था। करोड़ों रुपए की उसकी संपत्ति थी, आज वो कुल्फी बेच रहा था। विशाखा उसकी इसी स्थिति में देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। ऑफिस में जाकर बैठती है तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। अपने गार्ड से बोलती है, बाहर जो लड़का कुल्फी बेच रहा है उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। तो गार्ड उसके पास जाता है और बोलता है कि मैडम ने आपको ऑफिस में बुलाया। इतना सुनकर मनोज घबरा जाता है, गार्ड से बोलता है कि कहीं मैडम मेरे ऊपर जुर्माना तो नहीं लगा देंगी।
मैं जो यहाँ तहसील के गेट पर कुल्फी बेच रहा हूँ। तो गार्ड उसे दिलासा देता है, कहता है कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वो ऑफिस के अंदर जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैडम माफ़ कर दीजिए, मैं कल से यहाँ तहसील के अंदर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा। लड़का बहुत घबराया हुआ था। विशाखा ने अभी भी मास्क पहना हुआ था। अरे विशाखा बोलती है, अरे कोई ऐसी बात नहीं है, तुम अपना ठेला लगा सकते हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम मुझे पहचानते हो? इतना कहकर वो मैडम अपना मास्क हटा देते हैं। मनोज विशाखा को देखकर इमोशनल हो जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। तो विशाखा उसे बड़े ही प्यार से कुर्सी पर बैठने के लिए बोलती है, अपने कर्मचारियों से पानी जूस वगैरह पिलवाती है, जिससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम लोग तो बहुत अमीर जमीन जायदाद वाले थे, यहाँ ऐसे कुल्फी क्यों बेच रहे हो? मनोज सारी बात बताता है। पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, उनके गुजरने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो गया। जमीनें मैंने कम दामों में बेच दी, कुछ को पड़ोस वालों ने हड़प लिया। विशाखा भी समझ जाती कि तुम्हारे यार दोस्त और पास के लोग तो पहले से ही तुम्हारी संपत्ति पर आंख गड़ाए हुए थे। फिर वो विशाखा से पूछता है कि तुम यहाँ का तक कैसे पहुँचती हो? तो विशाखा बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हारे भले के लिए ही बोलती थी, लेकिन तुम मुझे तंग करके मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती थी। तलाक के बाद मैंने पैसों से पढ़ाई की और जो तुमने पैसा दिया था वो सारा पढ़ाई में लगा दिया। तब मैं जाके एक तहसीलदार बनी हूँ। फिर मनोज कहती है, कल से यहाँ ठेला लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बाहर ही एक दुकान दिलवा दूंगी। अपनी दुकान में बैठना और आराम से काम करना, यहाँ किसी से भी कुछ मत बताना मेरे लिए तुम्हारे बीच रिश्ता क्या है। फिर विशाखा अपने एक दोस्त से जो कि इसी तहसील में उनके साथ काम किया करता था, उनका नाम रोहित होता है, उनसे सारी घटना के बारे में बताती कि मनोज इन दिनों बहुत परेशान है, तुम इनकी जितनी मदद जमीन नाम है सभी के कागजात निकलवा कर मनोज को भी अपने साथ लेकर एसडीएम साहब के पास जाना। इनमें उनसे मैं कॉल पर करके बोल दूंगी जो ज़मीनें इनकी कब्जा ली गई हैं उन सभी को कब्जा मुक्त कराएं। तो फिर रोहित मनोज को लेकर उनकी ज़मीनों दुकानदारों कागजों को एसडीएम साहब के पास ले जाता है, उनसे अपील करता है। चूंकि विशाखा ही पहले एसडीएम साहब से बात कर चुकी थी तो वो फौरन ही एक्शन लेते हैं और जिन जिन लोगों ने जबरन ज़मीन को कब्जा लिया था सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ ज़मीन तो हाथ हाथ ही प्रशासन की मदद से कब्जा मुक्त करा दी गई और कुछ ज़मीनों का केस कोर्ट में चलता रहता है। साल भर ज़मीन का केस चलने के बाद सारी ज़मीन मनोज को वापस मिल जाती है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे अदा कर पाऊंगा? मनोज विशाखा से कहता, तुम मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो, मैं बहुत गलत था, तुम अपनी जगह पहले भी सही थी, मैं तुम्हें कुछ समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोने लगती है तो विशाखा चुपचाप करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अगर तुम मुझे घर से निकाला ना होता तो शायद मैं आज भी एक अधिकारी ना होती। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। खैर उन सब बातों को छोड़ो और भूल जाओ, अब तुम अपने गांव जाओ और अपने बिजनेस को फिर से संभालो, जिंदगी में कुछ बड़ा करो। परेशानियां आना जाना तो ये लगा ही रहता है, हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी। इतना कहकर मनोज को वो भेज देती है। विशाखा का हाथ पकड़ लेता है। जब मनोज हाथ को पकड़ता है तो विशाखा भी सहम जाती है। मनोज बोलता है कि प्लीज़ मुझे अब अकेले मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मैंने ही शादी की है, मैं तुम्हें अब ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने 2 सालों से छोड़ ही रखा है, जब से पिताजी गुजरे हैं, चाहो तो तुम माँ से भी पूछ सकती हो, माँ की बातों तुम्हें यकीन आ जाएगा। वो कहता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, अब तब तक तुम यकीन कर लोगी? विशाखा कहती कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी इंटरेस्ट था। मुझे खुशी है इस बात की है कि तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, अब तुम अंधकार में नहीं जीते हो। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफें किया करते थे, उन्हीं में बर्बाद किया है था। फिर विशाखा भी अपने मन मन में सोचती कि पहले बहुत बदल चुका है, अगर मैं इसे अपनाने में मना कर दूंगी तो शायद फिर से गलत रास्ते पर भटक जाएगा। वैसे भी ये मेरा पति दिल का बुरा नहीं है, बस संगत में गलत फंसा था। और सासू माँ भी मुझे बहुत याद करती हैं,